गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने राज्य अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों को समझने का प्रयास किया था और हमने देखा था कि अरस्तू जो है वो मानते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संगठन है। राज्य ना तो दैवीय संस्था है, ना ही ये समझौते का परिणाम है, बल्कि राज्य का तो क्षण क्षण या धीरे धीरे जो है वो विकास हुआ है। राज्य के उद्देश्य के संबंध में वो कहते हैं कि राज्य जो है उसका उद्देश्य है कि वह उसमें निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन को पूर्ण व आत्मनिर्भर बनाए, उनके जीवन का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, उनको वो परिस्थितियाँ प्रदान करे, उनको वो एनवायरनमेंट दे जिसमें वे अपना शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक विकास कर सके। राज्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो है सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति और नागरिकों का ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। अरस्तू जो है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में तीसरी जो पुस्तक है उसमें नागरिकता एवं संविधान पर विचार करते हैं और वह कहते हैं कि नागरिक जो है वो राज्य का एक इम्पॉर्टेंट घटक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नागरिकता की परिभाषा से पूर्व जो है अरस्तू जो है वो नागरिकता की कतिपय प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते हैं और वह ये कहते हैं कि नागरिक केवल इसीलिए नागरिक नहीं है कि वो किसी विशेष स्थान पर रहता है, क्योंकि उस स्थान पर तो देशी, निवासी, दास आदि सभी रहते हैं। नागरिक जो है वो कहते हैं कि नागरिक कौन नागरिक नहीं हो सकता। तो अरस्तू कहते हैं कि नागरिकता किसी विशेष राज्य या स्थान में निवास करने से नहीं मिल सकती। यदि ऐसा है होता है तो किसी राज्य में विदेशी, व्यापारी और दास भी उसके नागरिक समझे जाएंगे। यानी अरस्तू ये मानते हैं कि नागरिकता जो है किसी विशेष स्थान पर रहने से सिर्फ नागरिकता हम नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते, हम नागरिक नहीं हो सकते। दूसरा वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता। न्यायालय में अभियोग चलाना और अभियुक्त बनने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि संधि के द्वारा जो है विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। तीसरा वो कहते हैं कि नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि ये लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, लेकिन नए राज्यों के आरंभ में नागरिकों पर ये लागू नहीं हो सकता। यानी हम किसी नागरिक की संतान हैं तो उसका बेटा भी नागरिक होगा, उसके बच्चे भी नागरिक होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। फिफ्थ वो कहते हैं कि उन बच्चों को जिनका नाम अल्पायु के कारण नागरिकों की सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है और उन बूढ़ों को जो नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिए गए हैं, नागरिक नहीं माना जा सकता। यानी बच्चे और वृद्ध जो हैं वो नागरिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो व्यक्ति भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिसे राज्य ने केवल सम्मान के लिए नागरिक दिया है, जैसे अंगीकृत नागरिक। इसके अतिरिक्त अरस्तू जो है वो कहते हैं कि उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं, जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण करने के किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति में उसके माता पिता नागरिक कैसे बने। अरस्तू जो है वो नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी एक सिद्धांत की खोज करना चाहते थे। वे निवास, जन्म स्थान और कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है। तो इसका उत्तर देते हुए अरस्तू कहते हैं, जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, उसे ही हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो राज्य उन नागरिकों का समुदाय होता है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित है। और भी सरल शब्दों में हम ये कहें तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो न्याय अथवा राज्य की जो कानून संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें वह भाग लेता है तो वह नागरिक है। तो अगर हम कहें कि अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है, तो अरस्तू के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा के सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। उपयुक्त में से एक या दोनों में कार्य करने वाला व्यक्ति नागरिक हो सकता है।
यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अरस्तु जो है, अरस्तु का युग जो है वो नगर राज्यों का युग था और इस समय राज्य के सभी नागरिक जो हैं वो साधारण सभा के सदस्य होते थे और साधारण सभा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होती थी। राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन और विधि संबंधी कार्य को वह करती थी। इस प्रकार नगर राज्य के जो न्यायालय का स्वरूप जो है वो आज से भिन्न था। राज्य के भागों में क्षेत्र और व्यक्तियों के अनुपात में छोटे छोटे न्यायालय स्थापित थे, जिनमें न्यायाधीश जो है वो नंबरवार चुनाव होता था। इससे प्रत्येक नागरिक को न्यायाधीश बनने का अवसर मिलता था। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक व मिस्त्री जो है वो कभी भी नागरिक नहीं है। दासों और श्रमिकों की नागरिकता से वंचित करने का कारण यह है कि नागरिकता एक विशेष गुण है, उसके लिए उसे योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है और वह योग्यता उसी के पास हो सकती है जिसके पास अवकाश है। यानी जिसके पास अवकाश है वो ही जो है वो प्रशासन संबंधी प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है और वही नागरिक जो है वो कहला सकता है। प्रशासन का मतलब जो है यहाँ पे छुट्टी, आराम का क्षण नहीं है, बल्कि अवकाश का मतलब है कि जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, उसके अतिरिक्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अवकाश के अंतर्गत आते हैं। सेबाइन जो है वो कहते हैं कि अरस्तु का नागरिक का आदर्श जो है वो काफ़ी ऊंचा है, इसलिए वो एक शिल्पी मजदूर को नागरिकता के अधिकार से वंचित करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात रोटी के संघर्ष में लगा हुआ है वो नागरिकता के दायित्व को नहीं निभा सकता। जो है नागरिकता के संबंध, अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है उसको यदि हम समझें, उसको अगर हम जानें तो हम ये कह सकते हैं कि नागरिक की निम्न योग्यताएं जो हैं वो उभर कर हमारे सामने आती है। पहला है शासन करने और शासित करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा जो है वो कहता है भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त होने चाहिए, उनको अपने रोजी रोटी, अपने सिर्फ खाने कमाने की चिंता ना हो, उनके पास अवकाश का भी समय होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरी जो है वो कहते हैं कि वो कारीगर और मजदूर ना हो, चौथा वो स्त्री ना हो और पांचवा जो है वो वयस्क ना हो। तो अरस्तु का जो नागरिक है वो क्या है कि सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रशासन के कार्यों में, जो भी न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेता है वही अरस्तु के अनुसार नागरिक है। अब प्रश्न ये आता है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक के क्या गुण हैं, नागरिकों के में क्या गुण होने चाहिए? क्या श्रेष्ठ नागरिक में भी वही सद्गुण होना चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य में होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? तो अरस्तु जो है वो नागरिक का गुण जो है वो समझाते हुए वो एक नाविक का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि नाविक की तरह नागरिक भी समुदाय का सदस्य होता है। नाविक के तो तरह तरह के कार्य होते हैं, जैसे उसमें चप्पू चलाने का, दूसरा चालक, तीसरा निरीक्षण, चौथा कुछ और होता है। तो यानी प्रत्येक कौशल और सद्गुण की परिभाषा केवल उसी कार्यों से संबंधित होती है, परंतु साथ ही एक सामान्य परिभाषा उन पर लागू होती है और उन सब का ये जो सामान्य उद्देश्य यही होता है कि उन्हें नौ चालन की सुरक्षा करनी है। इसी तरह नागरिक में भी फर्क होता है, परंतु उनका मेन जो उद्देश्य है वो क्या होता है? समुदाय का उद्धार करना होता है, समुदाय का भला करना होता है। अतः नागरिक का सद्गुण जो है उस संविधान से जुड़ा होना चाहिए जिसका वह सदस्य है। प्रत्येक शासन जो प्रणालियाँ है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अच्छा नागरिक वही है जो अपने जो भी उसकी शासन व्यवस्था है उसके भलाई के बारे में सोचे, उसकी अच्छाई के बारे में सोचे, तो वही जो है श्रेष्ठ नागरिक जो है वो ही सद्गुण से युक्त हो सकता है। कल हम करेंगे अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है उसकी आलोचना। थैंक यू।